हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से जो हमारी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि और एक क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस होती है, और ए क्लोज सरफेस एरिया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस एरिया के हिसाब से दी। तो हमें इस बात का पता है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमारा जो लेफ्ट जो है वो बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही फ्लक्स के रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो इसी प्रकार हम राइट को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल में टेक सकते हैं। तो यानी कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारे किसके बराबर आएगी? ये फ्लक्स के बराबर हमारे पास आ जाती है। तो यही हमारा रिलेशन बनता है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में हम अब स्टडी करते हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लिखते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉस लॉ। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? नंबर 1, गॉस लॉ is a true for any closed surface no matter what its शेप और साइज। यानी क्या बोलता है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। यानी कि गॉस लॉ को अब जब भी हम निकालेंगे तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, प्रूव कर लीजिए, या एनी शेप के हिसाब से हम उसको निकालेंगे तब उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यानी गॉस लॉ जो है कि क्लोज सरफेस के ऊपर आपका वैल्यूज़ को जो है सही आपको करके दिखाता है, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि उस ऑब्जेक्ट की या उस सरफेस एरिया की शेप और साइज किस प्रकार की है, इससे इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 2, द टर्म क्यू इन गॉस लॉ include the sum of all the charges enclosed by the surface. The charge may be located anywhere inside the surface। क्या बोलता है इसके बारे में? The term Q in a Gauss law include the sum of all charges enclosed by the surface। मतलब हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस एरिया है, उसके अंदर कितने ज़्यादा चार्जेस जो है वो एंटर कर रहे हैं, उनके बारे में आपको यह बताएगा।
यानी कि द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज बाय द सरफेस। किसी सरफेस के अंदर टोटल जितने भी चार्जेज हैं उनके बारे में आपको गॉस जो वो बताता है, टोटल चार्जेस के बारे में बताता है। द चेंज में बी लोकेट द चार्ज में बी लोकेट एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। लेकिन ये इसके बारे में नहीं बताता है कि ये चार्ज जो है इस सरफेस एरिया के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, इसके बारे में ये नहीं बताता है। या फिर यहाँ पर चार्ज है या यहाँ पर सारा चार्ज या तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाए या यहाँ पर इकट्ठा हो जाए या यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, इस प्रकार से इससे इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब गॉस थ्योरम जो है इस लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, वो इस सरफेस एरिया के अंदर चार्ज कहीं भी हो सकता है, उस लोकेशन के बारे में ये नहीं बताता है। लेकिन ये जो है इनसाइड यानी कितना ज़्यादा टोटल चार्ज जा रहा है और आउटसाइड कितना बाहर निकल रहा है उसके बारे में बताएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर सरफेस के जो किसी पॉइंट के ऊपर जितना लोकेशन पे जितना चार्ज होगा उसके बारे में आपको नहीं बताता है। अगला पॉइंट हमारे पास है द गॉसियन surface should not pass through any discrete charge because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge। क्या होता है? The Gaussian surface should not pass through any discrete charge because electric field due to a system of a discrete charge is not well defined। मतलब Gaussian surface ये आपको ये नहीं बताता है कि पर्टिकुलर चार्ज जो है एक पॉइंट से कितना ज़्यादा आपका चार्ज निकलता है। यानी कि मान ली इस पॉइंट से हमने चार्ज को पास किया तो मान लीजिए आपके पास में गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर बना लेते हैं गॉसियन सरफेस है। मान लीजिए इसके अंदर से हमने चार्ज को पास आउट किया। मैंने बोला कि इसके अंदर से nth जो चार्ज आपने पास कर दिया, ठीक है, nth चार्ज जो हमने पास कर दिया, तो वो जो चार्जेस पास किया तो हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि यहाँ से 10 चार्ज गए हैं, 20 चार्ज गए हैं। यानी कि इस प्रकार से क्वांटिटीज़ के बारे में या क्वांटिटी के बारे में आपको जो है गॉस नहीं बताता है किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर। क्यों नहीं बताता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम डिस्क्रीट है। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पर्टिकुलर 1 बाय 1 चार्जेस के हिसाब से हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको ये और उस पॉइंट की लोकेशन लोकेट एनी चार्ज, और ना ही ये बता सकते हैं कि मान ली Q1 चार्ज जो हमने Q2 Q3 Qn चार्जेस मान लें हमने यहाँ से पास कर दिए, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि Q1 चार्ज यहाँ से गया है, Q2 यहाँ से गया है। बस हम तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि nth चार्ज हमने पास किए और कितने पास किए nth करें, और जितने भी हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बता देगा। nth हमने पास किए और कितने nth हमने जो है आउटसाइड की तरफ निकाल लिए। इस प्रकार से ये बताता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि Q1 यहाँ से गया है और Qn यहाँ से गया है। इस प्रकार से ये आपको लोकेटेड करके नहीं बताता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के अंदर आपको ये बात बताता है कि
इसी के अंदर एक दो पॉइंट और आता है, जैसे कि हाउ एवर द Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. However, the Gaussian surface pass through a continuous charge distribution. लेकिन हमने यहाँ पर Gaussian surface के अंदर क्या होता है, जो भी चार्ज हमने लिए हैं उनको हम कंटिन्यूसली पास करते रहते हैं किसी भी Gaussian surface के ऊपर, और वो जो है अपने आप ही सरफेस के अंदर, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्ज को लाते हैं तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे सरफेस एरिया के अंदर, अपने आप जो है वो पूरे सरफेस के एरिया को जो है घेर लेता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर से जैसे हम पास करते हैं चार्जेस को, वो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कर देता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है नंबर 4, इफ़ एन क्लोज सरफेस if an closed Gaussian surface have an symmetrical face then the electric flux passing through one phase will be 1 upon n times the total flux passing through the surface, इसके अंदर क्या बोलता है कि मान लीजिए हमने किसी एक गॉसियन सरफेस के अंदर, मान लीजिए ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर से अगर मैंने nth चार्जेज अगर पास किए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 1/n टाइम्स में जो है एक चार्ज जो हमारा पास हुआ है। यानी पर्टिकुलर एक चार्ज के बारे में अगर हमने निकालना है तब nth में के, लेकिन हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि ये जो चार्ज यहाँ से या कहाँ से हमने इस सरफेस के अंदर से पास आउट किया है, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि nth यानी कि ये टोटल के बारे में बताता है। गॉसियन सरफेस क्या बोलता है कि टोटल के बारे में आपको डिस्कस करके बताता है। nth चार्ज पास किए तो कितना टाइम में पास हुए होगा, एक चार्ज का पासिंग का टाइम कितना होगा, हम उसको बोलेंगे 1/n टाइम्स जो है उसके अंदर से इतने टाइम के अंदर से वो चार्ज जो है पास हुआ होगा। इस प्रकार से या हुआ है, इस प्रकार से हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है गॉसियन सरफेस। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या आता है? गॉसियन सरफेस, इसके बारे में स्टडी करते हैं। गॉसियन सरफेस इज सच दैट Gaussian surface is such that the electric field intensity has a single
fixed value at every point the surface, क्या होता है गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज सच दैट, गॉसियन सरफेस हमने इस बारे में बताता है या हम इसको इस बारे में समझते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ए सिंगल फिक्स्ड वैल्यू एट एनी पॉइंट, यानी किसी एक सरफेस के ऊपर ये हमारे पास ये मान लो एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर कितनी ज़्यादा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसके बारे में हमारा जो है गॉसियन सरफेस आपको स्टडी करके बताता है। क्या बताता है कि टोटल इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, यानी अगर इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो हम एवरी पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करके हम निकाल सकते हैं कि एवरी पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितनी होगी, उस फिक्स्ड वैल्यू के बारे में हमारा गॉसियन सरफेस बता देता है। तो आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ पहली एप्लीकेशन हमारी होगी, अब लगभग हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे इसके अंदर तो वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही होंगी। पहली एप्लीकेशन क्या करते हैं वो देखिए, फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight uniformly charged wire नाम से ही आपको पता चलता है कि हमने क्या लेना है और क्या हमने करना है। क्या करना है, फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, यानी कि हमने एक जो है क्या लेना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेनी है, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमने लेनी है। मान लीजिए हमने एक वायर ली, हमने कट की है, हमने मान लीजिए कि ये वायर को अगर हम डीपली अगर देखते हैं तो एज ए सिलेंड्रिकल आकार में वो हमारी पाई जाती है। तो मैंने मान लीजिए एक वायर ले ली, उस वायर को जो है मैंने एक्सिस के हिसाब से इसको सेट कर दिया। मान लीजिए ये मेरे पास इस प्रकार से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ये मेरे पास y और ये y डैश एक्सिस के अंदर मैंने इसको पास किया। अब जो भी हमने जो वायर जो सेट की है, उस वायर के ऊपर मैंने जो है उस वायर के अंदर जो है मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्थित किया है, पॉजिटिव चार्ज को हमने इसके ऊपर लिया है। इस वायर के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये कोई हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। मान लीजिए हमने स्मॉलेस्ट पॉइंट लिया, तो वो स्मॉलेस्ट पॉइंट या स्मॉलेस्ट जो चार्ज होगा, मान लीजिए इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा E, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया के अंदर हमने इसको पास किया है, तो इसका ये स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया क्या होगा, वो DS से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। जिस पॉइंट से इसको हमने मेजर किया है, इस पॉइंट को हमने P पॉइंट से इसको रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट और भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट रख दिया, जैसे कि O हम यहाँ पर पॉइंट देख देते हैं। जो हमारे पास जो सिलेंडर लिया है, उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो लेंथ जो हमने क्या किया है L से रिप्रेजेंट की है। इसी प्रकार यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर अगर हम लें तो इसका N
कैप इसका यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो लगभग मैंने इसके अंदर सारे की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर यहाँ पर कोई चीज़ बचती है तो हम बाद में इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। तो इसी प्रकार हाँ, एक चीज़ रहती है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से ओ पी तक का डिस्टेंस हमने जो है आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम इसी जो जितना भी चीज़ मैंने आपको अभी अभी समझाया है उसको हम एक रफली कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम जो है कि कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम इसको लिख लेते हैं। जैसे कि कंसीडर एन infinitely long thin wire with uniform linear charge density लैम्डा। हमने जिस इस लीनियर चार्ज की जो डेंसिटी है वो हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट every point in the plane cutting the normally radially and its magnitude depend only on radially distance r। क्या मतलब कि हमने क्या लिया, कंसीडर कर लिया हमने कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ली जो कि लीनियरली इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो उसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ प्लेन कटिंग एंड नॉर्मली रेडियली। जो हमने इन्फिनिटी वायर जो ली है, एक हमने बड़ी वायर ली थी उसको हमने कट कर लिया, एक स्मॉलेस्ट एरिया ले लिया जो कि और उसको उसकी जो वायर की जो रेडियस है उसके हिसाब से हमने डिस्टेंस से उसको रिप्रेजेंट किया, आर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। आगे क्या बोलता है, नाउ कंसीडर ए सर्कुलर closed cylinder of radius r and length l with the infinity long line of charge as its axis अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the surface तो इसलिए हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस हमारे पास होता है, इस बात का हमें पता है, ठीक है। ओवर ए क्लोज सरफेस, जैसे ही हम इस डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि हमारे पास वैल्यू आएगी कि फाई इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस
ई डी एस कोस 0 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर कोस 0 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए हम यहाँ पर कोस 0 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो फाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आती है, फाई की वैल्यू फाई इज इक्वल टू ओवर ए क्लोज सरफेस ई डी एस, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन खोलते हैं डी एस का, तो हम क्या करेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेट टू डी एस, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, किसका करेंगे, डी एस का। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यानी कि डी एस का जो इंटीग्रेशन है वो हमने ये पता करना है कि किस प्रकार की शेप हमने लिया है। क्योंकि ये सिलिंड्रिकल लिया है, तो हम यहाँ पर जैसे इसका इंटीग्रेशन खोल लेंगे तो डी एस का जो इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, 2πr_l। 2πr_l क्योंकि एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr_h होता है, लेकिन h क्या उसकी हाइट होती है, h क्या होती है उसकी, h उसकी क्या होती है, हाइट होती है। और हाइट होने के कारण यानी कि हमने हाइट जो इसको l से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2πr_l से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है कि फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन हमने करना था ओवर ए क्लोज सरफेस डी एस का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास होगा इसका ई डी एस की जगह क्या लिखेंगे, 2πr_l, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr_h, क्योंकि हमने यहाँ पर l ली है लेंथ, इसलिए हम क्या करेंगे, 2πr_l से हम इसका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसी प्रकार हमें इस बात का पता होना चाहिए कि चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे पास लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल हमारे पास आया था। तो यहाँ पर हम जो है क्यू की वैल्यू अगर निकलना चाहें तो क्यू इजकल टू हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा एल हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम हमारे पास फाई की वैल्यू जो है क्या होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या निकाली है, लैम्डा एल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से अगर हमारा ये लेफ़्ट बराबर है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो राइट को भी हम बराबर देख सकते हैं कि ई 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है लेंथ से लेंथ हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 1/2π एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया, लैम्डा अपॉन नीचे क्या बचता है, आर, लैम्डा अपॉन आर हमारे पास ये बचती है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो हमारे पास निकल जाती है। और इसी प्रकार अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के हिसाब से अगर इसको सेट करें तो E इज इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर और एन कैप, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वेक्टर का निशान लगाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इसी के विषय को अगर हम क्लियरली करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर एन कैप, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी है,
तो ये 4 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार इस्तेमाल किया है। इसका लिखने का एक मेन मकसद ये है कि जब भी हम इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो हमने वहाँ पर इस प्रकार की कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, लेकिन हमारे पास मेनली इक्वेशन यही हमारे आती है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करी कि हम लिख लेते हैं क्लियरली, हमने इस बात का पता चला कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब इसके एक दो स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। तो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस नंबर 1, इफ़ लैम्डा इज ग्रेटर देन टू 0 then direction of electric field at every point is radially outward, यानी कि लैम्डा अगर 0 से ज़्यादा होता है तो हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे उस सरफेस एरिया के ऊपर, एवरी पॉइंट के ऊपर, तो वो जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो उस सरफेस एरिया के बाहर की साइड वो जाती हुई आपको मतलब रेडियली आउटसाइड द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और सेकंड पॉइंट क्या होगी, इफ़ लैम्डा इज लेस देन टू 0 देन direction of electric field at every point is radially इनवर्ड्स होगी। मतलब जो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरी पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और इसी के अंदर अगर मैं इसका ग्राफ वगैरह अगर को रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ भी इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम जो इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास रेडियस है इस डायरेक्शन में। तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो ये रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेडियस हमने क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बाई ग्राफ के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। तो आज का जितना भी हमने वर्क किया है उसको हमने फेयर कॉपी के अंदर उतार लेना है